सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हुकूमत जाने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, अगर उस पर हम जरा बात करें तो निगरान सेटअप पर अब तक मुशावरत जारी है। अभी तक कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका, मगर इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज या फिर कल तक कोई बड़ी पेशरफ सामने आ सकती है। जहाँ तक सियासी मामलात सुस्रवी का शिकार हैं, वहीं मुल्की मैशत में बेहतरी के इम्कानात मजीद तेज होते जा रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर जबरदस्त तेजी देखने में आई। आज 100 इंडेक्स 49,000 का हिंसा अबूर करके 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिलाशुबा इसको शहबाज स्पीड की काविशों का नतीजा करार दिया जाए तो गलत ना होगा, मगर जहां बात हो शहबाज स्पीड की तो मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी की स्पीड का रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 4 दिनों में 54 बिल्स मंजूर करा के माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कौमी असम्बली से मंजूर 54 बिलों में से 35 निजी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतालिक हैं। निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम की इतनी बड़ी कानून साजी इतनी कम मुद्दत में शायद ही कभी इससे कबल की गई हो। नई यूनिवर्सिटीज़ से मुतालिक मंजूर होने वाले बिल्स में डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने 6 यूनिवर्सिटीज़ के बिल मंजूर करवाए। मलिक नवाज शेर साहब ने 3, जबकि डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर नफीसा शाह, कैसर अहमद शेख, ताहिरा औरंगजेब और आलिया कामरान ने 2-2 यूनिवर्सिटीज़, जबकि दीगर कई अरकान ने एक यूनिवर्सिटी के बिल बगैर हायर एजुकेशन कमीशन की मंजूरी, बगैर कायमा कमेटियों में जेर बहस लाए तमाम बिल्स मंजूर करवा लिए। नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स का सुनामी आता देखकर ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन, हुकूमती इत्तेहादी जमातों के कई अरकान भी फट पड़े और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जिन यूनिवर्सिटीज़ के बिल मंजूर कराए गए हैं, इनके बारे में किसी किस्म की कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। अब यह क्या इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ क़याम होगा? तो अब हम ज़रा अपने ही मामले में बात करते हैं। इतनी तादाद में जो बिल्स मंजूर हुए, 4 रोज़ में 54 बिल्स, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के बिल हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराज साहब, ये इतना ज़्यादा हुकूमत तेज़ी दिखा रही है, एक बड़ी तादाद है बिल्स की जो तेज़ी के साथ मंजूर हुए, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल भी हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ जाएंगी, किस तरह क़याम पजीर होंगी, क्या ये मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बिल पास हो रहे हैं, खुद सरकारी मेंबरान को इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो किस बिल पर दस्तखत कर रहे हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको पास करवा रहे हैं, इसलिए कि वो पढ़े बगैर सिर्फ सरकार के हुक्म पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और कल इन सब लोगों को शर्मिंदगी होगी कि ये हमने क्या किया। अब देखिए, यूनिवर्सिटियाँ तो पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा कि इस वक्त भी सरकारी 141 यूनिवर्सिटियाँ हैं जी, और 96 यूनिवर्सिटियाँ जो ऐसे हैं जो प्राइवेट है जी। एक कुल 237 यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन इन 237 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जो बैनुल-अक़वामी 500 अच्छे तालीमी इदारों में शामिल हो जाए या 300 अच्छे तालीमी इदारों में शामिल हो जाए, सिवाय 2 यूनिवर्सिटियों की। और यही वजह है कि आलमी सतह पर अब हमारी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों को सीरियस लोग नहीं लेते हैं, तो ये तादाद में इजाफा करते चले जा रहे हैं। इसलिए कि पहले लोग शुगर मिल लगाते थे, इस तरह आटा मिल लगाते थे और कोई और इस तरह के कारोबार करते थे। अब तालीम एक तरबियत का जरिया नहीं है, नूर फैलाने का, इल्म आम करने का, शऊर आम करने का जरिया नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियां हैं। और ये फैक्ट्रियां सिर्फ ऐसे डिग्रियां बांटते हैं जिसके नतीजे में जो लोग तैयार होते हैं वो कौम, मुल्क या अपने खानदान के काम आने की बजाय सिर्फ डिग्रियां होल्डर होते हैं। और इन डिग्रियां होल्डर नौजवान माशरे में फिर आते हैं, मायूस करते हैं। और अब जो बड़ी तादाद में इस हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को मंजूर किया है, खुद वज़ीर तालीम को उनके बारे में इल्म नहीं है, वो फैज नहीं कर सके, वजाहत नहीं कर सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी
कहाँ बन रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ सरकार की बजाय उन लोगों की है जो वीआईपी है, जिनका सरकारी पार्टी में असर रसूख है, या जिनसे कमीशन लेकर, पैसे लेकर और या सिफारिश पर उनको ये स्टेटस दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तालीम का कत्लेआम है कि क्वालिटी की बजाय इन्होंने सिर्फ असर रसूख की बुनियाद पर, सिफारिश की बुनियाद पर इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ बनाई। और जुल्म यही है, यहाँ यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जी गया, वजीरिस्तान हो गया, टांक हो गया, दरादम खेल हो गया, मोमन हो गया, जनूबी पंजाब हो गया, मलाकंड डिवीजन हो गया, या हमारे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं जहाँ बच्चे जो हैं स्कूल के लिए तरस रहे हैं। तो वहाँ तो एक यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं बनाई और धड़ाधड़ इन्होंने एक खास इलाके में ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ कायम करने का फैसला किया है, जिस पर पूरी कौम हैरान परेशान है। और अफसोस ये है कि खुद जो लोग वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या मंजूर करवा रहे हैं, वो भी इनकी वजाहत नहीं कर सकते तो ये क्यों कर रहा है। सही कह रहे हैं आप सिराजुल हक साहब। अच्छा, एक और मामला है मरदमशुमारी का, जिसमें मुनक़सिम है खुद हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हैं। ज़ाहिर नई मरदमशुमारी का मामला अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और उसमें टाइम एक फ्रेम होता है। आपको लगता है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शंस हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो फिर ताख़ीर का शिकार कितना हो सकते हैं? और क्या पुरानी मरदमशुमारी पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बुनियादी मसला यही है कि मरदमशुमारी कब हुई है और डिजिटल मरदमशुमारी पर कितना बड़ा पैसा गरीब कौम का खर्च हुआ है। सही बात। फिर इतने अरसा हुकूमत क्या करते रही, सोते रही, और अब जब एन इलेक्शन सर पर आ गया तो उन्होंने एक बहाने के तौर पर इलेक्शन फरार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। अच्छा। तो मैं तो ये पूछने आया हूँ कि ये इदारा जिसने खाना शुमारी की और उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और इतने महीने और इतने साल गुजर गए, तो इन्होंने इस इशू को क्यों एड्रेस नहीं किया कि आज ये कौमी मुफादात कौंसिल के इजलास में फाइल भेज रहे हैं कि इजलास बुलाया जाए और इस पर गौर किया जाए। मैं समझता हूँ कि एक सोचा समझा मंसूबा है, साजिश है इलेक्शन न करने का, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी इतनी खराब है कि ये अवाम को फेस नहीं कर सकते। इन्होंने मालूमात लिए, सर्वे किए, और जब इनको पता चला कि अवाम गुस्से में है, इनकी महंगाई की वजह से, बदअमनी की वजह से, करप्शन की वजह से, बदतदबीरी, नाअहली और नालायकी की वजह से, जिनके बारे में पीटीआई पर इल्जामात लगाते थे, आज वही सारे काम ये हुकूमत भी उससे 2 कदम आगे बढ़कर कर रही है। वो ही मकसद है जो आप कह रहे हैं सिराज साहब कि ये आगे बढ़ाना चाहते हैं इलेक्शन, और अगर आगे बढ़ाया जाता है तो फिर आप लोगों का लाएअमल क्या होगा जमात इस्लामी का? हम अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं। देखिए, एक सियासी जमात टैंक और तोप तो नहीं चलाती, एक सियासी जमात अपना मौक़िफ़ पेश करती है, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि आईन की तय करदा मुद्दत के अंदर इलेक्शन का इनेकाद हो। अगर हुकूमत उससे आगे बढ़ती है तो ये आईन का वायलेशन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब गुफ्तगू करने के टाइम देने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन तज़ियाकार उसामा गाजी। उसामा, अभी आप सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। एक तरफ तो ये मरदमशुमारी का मामला, अच्छा ये हम हर साल जब भी इलेक्शंस होते हैं हम ये मामला देखते हैं, उसी वक्त ये मामला उठता है जब इलेक्शंस करीब होते हैं। उससे पहले ना कोई मरदमशुमारी बात करता है, ना कोई हल्काबंदियों में बात करता है। फिर ये मामला कि पुरानी मरदमशुमारी, नई मरदमशुमारी, एक तो ये चीज अभी क्यों आ गई है, सारा मामला क्यों उठ गया? जी सुमिया, जिस तरह आपने पूछा कि ये मरदमशुमारी वाला मामला ये इस तरह से इलेक्शन के करीब क्यों उठ रहा है, क्यों इस पर इतनी ज्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि अवाम के पास नहीं जाना चाहते अब मौजूदा हुक्मरान। वो अवाम से अब डरते हैं, खौफजदा है। हालिया इलेक्शंस वो देख चुके हैं और उसके बाद जो महंगाई की एक लहर हमने देखी है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से महंगाई नहीं थी। यही वजह है कि अब हीले बहाने हैं। मिसाल के तौर पर ये तो आपने सुना कि जी 90 दिन तक हमें टाइम मिल जाए उसकी, और तो अच्छा उसामा, एक तो मामला ये भी होता है कि हुकूमत की एक तो तरजीहात नहीं होती, लेकिन ये हर बार ऐसा ही होता है। फिर ये तरजीहात ये नहीं होती और एक तरफ बिल्स पे बिल्स जो है वो मंजूर हो रहे होते हैं असम्बली से, 4 दिन में 54 बिल्स भी मंजूर हो जाते हैं और मरदमशुमारी वाला मामला अटका के रखती है हर हुकूमत।
और उसकी वजह यह है कि अपने लोगों को खुश करना होता है। आप देखिए कि अभी क्या हुआ कि इस वक्त असेंबली में मेंबरान बड़े गुस्से हो गए, सीख पा हो गए कि इतनी तेजी से तो पास हो रहे हैं तो हमें लाइसेंस नहीं मिल रहे, असलहा लाइसेंस, उसका क्या होगा। तो आप देखिए ना कि इसी तरह यूनिवर्सिटीज का बिल, अब किसने यूनिवर्सिटी पास की है, किसकी है, किसके लिए बनाई जा रही है। इतनी यूनिवर्सिटीज, ज़ाहिर है एक प्राइवेट बिजनेस है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे जिनका ये काम है और उनके चैनल भी है, वो भी बड़े गुस्से में है इस वक्त कि जी ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ज़ाहिर उनका भी कंपटीशन आ जाएगा, तो ये मसाइल। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से कानून साजी की गई है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें अवाम कौन सी कानून साजी है वो नहीं मिल रही, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह से मर्दमशुमारी का मामला, वैसे तो आईनी और कानूनी तौर पर कोई रास्ता नजर नहीं आता कि अगर फर्ज कीजिए एक तो चंद दिन रह गए इस हुकूमत के पास, उसके बाद अगर ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप कह भी देते हैं कि जी ठीक है नई मर्दमशुमारी पर होंगे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद एतराज है, मान लीजिए कि एतराज दूर हो जाता, कहते हैं मर्दमशुमारी पर करें, फिर इलेक्शन डिले तो होंगे, हल्का बंदियां नए सिरे से बनेंगी, लेकिन उसके बाद जब सीटें बढ़ेंगी एमएन एमपीएस की, तो फिर आइन करनी पड़ेगी कि जी 342 का ऐवान नहीं, इतने का ऐवान अब होगा। तो वो तो मेजोरिटी है नहीं, मगर वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा है पाकिस्तान में, अब एक चीज ही क्लियर है कि जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। पाकिस्तान ने अब आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना, ये एक मजाक है। जो होगा उसके अलावा होगा। तो ये भी कोई अजीब बात नहीं होगी कि जी ये कैसे हो सकता है, आईनी तरमीम के बगैर आप मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, नहीं, पर वो सब कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है जो फैसला साज है, फैसला उन्होंने करना है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक पिछले 1.5 साल में हमने यही देखा है कि ना तो 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन हुए, यहाँ भी कुछ पता नहीं है। के लिए हर कोई पार्टी अपनी पोजीशन देख रही है कि अच्छा लेट होते हैं तो हमें क्या फायदा है, हम किस तरह से ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं कि अगली दफा भी हमें हुकूमत मिले। तो इनको ये गारंटी दी जा चुकी है कि अगली दफा भी हुकूमत आपको ही दी जाएगी, मगर अब हिस्से पे लड़ाई जरूर हो सकती है। अदरवाइज इस यकीन दहानी पे कि अगली दफा भी आपकी हुकूमत है तो शायद जितने मर्जी डिले हो जाए तो ज्यादा परेशानी ना हो, सिवाय पीपल्स पार्टी को कि जो सिंध में हमें हुकूमत चाहिए, लेकिन सिंध में केयरटेकर सेटअप भी तो उन्हीं का आना है, जिस तरह का वो चाहे वही उनका एक ऑफ शूट ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसामा, देखते हैं आगे आने वाला वक्त वैसे ही लगता है कि यही आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का उसामा गाजी। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो नाजरीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोर्ट की खबर, और कोर्ट की खबर में जो सबसे ज़्यादा मामला हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर वो है तोशा खाना, माफ़ कीजिएगा, तोशा खाना का मामला और तोशा खाना फौजदारी केस, जिस पर आज फैसला भी महफूज किया गया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से हक़ दिफा की जो बहाल करने की दरख्वास्त थी वो दी गई थी। अब आज हुआ क्या, ज़रा उस पर हम बात करेंगे। इमरान हमें ज्वाइन करें हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इमरान वसीम और एहतशाम अली अब्बासी। सबसे पहले एहतशाम से बात करते हैं। एहतशाम, एक तो दरख्वास्त दी गई चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उस पर फैसला महफूज हुआ, तोशा खाना फौजदारी केस हुआ क्या आज इस केस में? जी सुमैया, मैं आपको इसकी आज तफसीलात बताता चलूँ तो आज जो है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जो वकला की टीम है वो आई नहीं थी, वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने क्योंकि उनका एक हक था कि उन्होंने गवाह पेश किए थे, और गवाह जो है वो जो लिस्ट दी गई थी वो मुस्तरद की गई थी, और अदालत ने जो उनके गवाह हैं उनका जो है बयान रिकॉर्ड नहीं किए, और उसमें वो क्योंकि टाइम भी मांग रहे थे, तो उस हवाले से वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से जो हमारे एहतशाम के अमीन उन्होंने आपको बताया भी है, और वो हाईकोर्ट से भी एक चीज़ सामने आ गई है कि जो फैसला आमिर फारूक साहब ने महफूज किया है कि क्या ये जो गवाहान हैं ये अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इस हवाले से भी जो है जो फैसला वो कल सुनाया जाएगा। अलबत्ता जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी जो अदालतों में हुआ है उसमें भी कल 8:30 बजे का टाइम दिया गया है, और कल 8:30 बजे जो है अदालत के अंदर जो है वो, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर आज हमने देखा कि क्योंकि अदालतों का वक्त होता है 3:30 तक अदालतें बंद हो जाती हैं, तो जज हुमायूं दिलावर जो है इस वक्त तक बैठे रहे और वो हाई कोर्ट का जो है फैसले का इंतजार करते रहे कि वहां से अगर कोई फैसला आता है तो फिर मैं अपना फैसला सुनाऊं। हमने आज की जो प्रोसीडिंग में देखा, जो पीटीआई की वकला की टीम है वो अदालत के रूबरू पेश हुई और उन्होंने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है। अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे ये कहा भी क्या तो वो फैसला नहीं सुना सकते, उसके बावजूद उन्होंने पहले 12:30 का टाइम दिया, फिर 1:30 का टाइम दिया। अमूमी तौर पर ऐसा होता है, इमरान वसीम साहब हमारे सीनियर वो आप बताएंगे कि अदालतों में जब बड़ी अदालतों में कोई केस पेंडिंग होता है तो छोटी अदालतें उस पर समाप्त नहीं करती, लेकिन आज हमने कुछ मुख्तलिफ देखा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 तारीख को जज हुमायूं दिलावर बैरून मुल्क जा रहे हैं,
तो उससे कबल जो है उन्होंने ये फैसला सुनाना है। और उस हवाले से हमने पहली बार ऐसा देखा अदालती कार्रवाइयों में कि इतनी उजलत में और इतनी जल्दी में है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इसको फैसले को सुनाया जाए। हुकूमती जो है अता तारट जो है वो हर समात पर आते हैं, अभी भी वो जो है अदालत के बाहर वो मौजूद हैं, टॉक कर रहे थे मीडिया से। तो हुकूमती जो अरकान हैं, जो उनके वकला की टीम है, उनसे हमारी जो बात होती है तो उनका यही कहना है कि जल्द अज जल्द फैसला जो है देना चाहिए जज साहब को, और हम भी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो। और एक ही चीज ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की तरह नायल हों और नायल हो के वो इलेक्शन से बाहर हो जाए और इलेक्शन अनाउंस हो। इलेक्शन होता ही नहीं होता, अलबत्ता वो इनकी नहली के लिए ये वाहिद केस है। इस केस पे पूरी हुकूमत का बड़ा फोकस है और वैसे भी जो देखा जाए तो पूरे मुल्क में जो है इस केस को देखा जा रहा है, पूरे मुल्क अवाम की नजरें हैं इस केस आखिर क्या फैसला होना है। अलबत्ता जो है कल 8:30 का टाइम दिया गया है हमारी जो अदालतें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हुमायूं दिलावर की अदालत से, और दूसरा वैसे ये 5 अगस्त तक की डेडलाइन है आप बता रहे हैं एहतशाम, ये लग रहा है उस वक्त तक हो जाएगा मामला? हम जो अभी तक जो हालात लग रहे हैं, क्योंकि ये पीटीआई की जो वकला की जो टीम है उन्होंने जो गवाह की लिस्ट जारी की है उसमें कुछ लोग कराची से हैं, कुछ लाहौर से हैं, और उनको वो आएंगे, उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, उससे फिर जो इलेक्शन कमीशन के जो वकलाए हैं वो फिर उन पे जरा करेंगे। तो लग तो नहीं रहा कि इतनी जल्दी से केस का फैसला हो जाना है, लेकिन जज साहब ने जब छुट्टी पे जाना है तो उनकी तरफ से लग ऐसा रहा है कि वो फिर ये फैसला कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा इमरान वसीम, वैसे ये तोशा खाना वाला मामला वाकई बहुत ज़्यादा हर तरफ बात हो रही है, बड़ा अहम ये केस है। क्या लग रहा है आपको कि 5 अगस्त तक की डेडलाइन तक ये मामला हो जाएगा और वाकई के चेयरमैन पीटीआई इसमें नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखा जाए तो ये केस तो अब घंटे 2 घंटे का रह गया है। अच्छा। कल अगर इसके ऊपर आर्गूमेंट हो जाते हैं या आज भी अगर आर्गूमेंट हो जाते तो केस तो कंक्लूड हो चुका था, लेकिन आज क्योंकि हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत थी, जिसमें एक तो दायरा अख्तियार के हवाले से थी, जुरिस्डिक्शन के हवाले से थी कि जिस केस अदालत में यह मुकदमा चल रहा है उसको दायरा अख्तियार है भी या नहीं, तो उस पर आज ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए हैं चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, और उस पर फैसला महफूज हुआ था। पहले कहा गया या रिपोर्ट किया गया कि 3 बजे वो महफूज किया गया फैसला सुनाया जाएगा। 3 बजे तो वो महफूज किया गया फैसला अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक नई दरख्वास्त आज एक अपील दायर की गई चेयरमैन पीटीआई की तरफ से, ख्वाजा हारिस साहब ने वो अपील दायर की जिसमें कल जो 4 गवाहान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई थी उसको रिजेक्ट किया गया था, उसको मुस्तरद किया गया था, उसके खिलाफ ये अपील थी। उस पर भी समाअत हुई है, उस पर भी ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि ये हमारे मुतलका गवाहान हैं और इसमें कोई गैर मुतलका शख्स नहीं जिसको हमने गवाही के लिए, एविडेंस के लिए पेश किया हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो चेयरमैन पीटीआई के जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो 3 नाम हमने गवाहों में दिए थे, उसमें 3 नाम तो टैक्स के जो परफॉर्मे भरने वाले हैं, रिटर्न्स भरने वाले हैं, उनके नाम थे। तो परफॉर्मा जो स्टेटमेंट है एहसासों का, वो जब टैक्स कंसल्टेंट भरेंगे तो वही हमारे मुतलका गवाह हैं। अगर तो हमारा ये मौक़िफ़ मानना है तो ये मान लिया जाए, बसूरत दीगर जो चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ है उनका मौक़िफ़ मान लिया जाए। तो उस पर जज साहब ने, आमिर फारूक साहब ने कहा कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी मैं फैसला जो है वो अनाउंस कर दूंगा। और साथ में वो जाते हुए जब वो सीट से उठ रहे थे ये भी कह के गए, इससे पहले जिस केस का हमने फैसला महफूज किया है उसकी फाइलें अभी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये ज़रूर कहा आमिर फारूक साहब ने कि ये जो पर्टिकुलर आपका केस एविडेंस के हवाले से आपके जो डिफेंस के गवाहान हैं, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि फैसला आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो राइट ऑफ डिफेंस है वो ख़त्म हो सकता है। तो मैं इस पे फैसला पहले सुनाऊंगा, बाद में उसका फैसला आएगा। लेकिन अभी जो नई चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इन दोनों मामलात का जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। और जैसे एहतशाम अभी कह रहे थे कि कल 8:30 बजे या 8 बजे या 8:45 बजे जो है वहां पर अदालती कार्रवाई का आगाज हो जाएगा। फैसले यहाँ पे महफूज हैं और मामला इस तरीके से भी पेचीदा हो गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करने जा रहा है, लेकिन वहां पे भी फिर मामला क्या होगा, अदालत के लिए फैसला करना सुप्रीम कोर्ट के लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि हाई कोर्ट ने फैसले महफूज कर रखे हैं, वो फैसला अनाउंस करेगा या फैसला अनाउंस नहीं होता तो जैसे हम यही कहेंगे कि पहले उनका फैसला आ लेने दें। लेकिन अगर फैसला आ जाता है तब भी जो चेयरमैन पीटीआई की वहां पे अपील है वो गैर मौसर हो जाएगी। तो इमरान वसीम, कल के इम्कानात ज्यादा हैं कि कल ही फैसला आ जाएगा हाई कोर्ट से? जी इमरान वसीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया, आपने क्या अच्छा इमरान, मैंने ये सवाल किया कि कल के इम्कानात ज्यादा लग रहे हैं कि कल ही फैसला आ जाएगा? कल तो हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा,
दोनों दरखास्तों का फैसला आ जाएगा उसमें। यानी कल तो 4 अगस्त होगी गालिबन, अगर मैं तारीख गलत नहीं बता रहा तो आज 3 अगस्त से कल 4 होगी, तो 5 का फिर हफ्ते का दिन होगा। हफ्ते के दिन अगर फैसला हुआ, आगे फिर संडे आ जाएगा, संडे के बाद फिर मंडे किसने देखा है, तो मामला तो जो है वो 5 या 4 के दिन का इख्तिताम होते हुए या केस कंक्लूड होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम अली अब्बासी आप गाना में तो तोशा खाना बड़ा अहम मामला है। कल सुबह 8:30 बजे दोनों दरख्वास्तों पर फैसला मुतवक्के है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में भी अहम समाअत होनी है इसी फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर। तो देखना ये है कि अब कल क्या फैसला आता है, क्योंकि 5 तारीख यानी 5 अगस्त की डेडलाइन भी है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। जोब हमला जो कि हुआ था 13 जुलाई को, और ये जोब में होने वाले हमले में अब जो ताने बाने हैं वो मिल गए हैं और अफगान दहशत गर्दों मुलविस होने की तस्दीक इसमें हो गई है। जोब हमले मुलविस तीनों दहशत गर्दों की जो शनाख्त हुई है वो अफगान शहरियों के तौर पर हुई है, और दहशत गर्दों का ताल्लुक बताया जा रहा है अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से। और पाकिस्तान जो कि पहले भी कह चुका है कई बार और शदीद रद्दमल का इजहार किया था पाकिस्तान ने पहले भी कि अफगानिस्तान की ना सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है बल्कि वहाँ से दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो इस तरह की मजमूम कोशिशें पहले भी हमने देखा माजी में की गई, एक बार फिर इस तरह के दहशत गर्दाना हमले अगर हो रहे हैं तो क्या किया जा सकता है, इसलिए बात करेंगे। माहिर अमूर इस्लामती सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ। अली साहब बहुत शुक्रिया। अब ये 13 जुलाई को होने वाला जोब हमला जिसमें अफगान दहशत गर्दों के मुलविस होने की तस्दीक हो गई है, इससे पहले भी हमने देखा कि कई ताने बाने जो मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात थे वो ना सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन से होने के मिले बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों से मिले। तो दाइश से भी कुछ खबरें मिली, रोका कैसे जा सकता है इन सारे मामलों को? देखिए, ये जो भी हालिया हमले हुए हैं बलूचिस्तान में और उसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन पे, इसमें 2 मामलात तो काफ़ी सिमिलर हैं। पहली बात तो ये है कि ये दोनों हमले जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन से किए गए हैं, और इसमें जो लोग मुलविस हैं वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के जान के दर पे हैं। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला नज़रियाती एतबार से भी बहुत अहम है, और मुझे ये कहने दीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि कुरान और शरीयत के एतबार से भी जो 4 इस्लामी महीने हैं जिसमें जंग व जदल को मना किया गया है, ममनू किया गया है, उसमें मुहर्रम का भी बहुत ही मुतबर्रक महीना शामिल है। और मुहर्रम के महीनों में इस तरह के हमले जो हैं वो इस बात का सबूत हैं कि इन लोगों का, इन दहशत गर्दों का इस्लाम से हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं है। ये 3 मामला तो कॉमन हैं। अच्छा, अब चौथा मामला ये है कि जो JUI के कन्वेंशन में हमला हुआ जिसमें 44 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, उसमें अक्सरियत जो है वो बच्चों की है। तो ये मामला भी गौर तलब है कि उनका निशाना मासूम बच्चे हैं, सिविलियंस हैं, ना कि कोई हुकूमती इदारा। लेकिन उनको निशाना इसलिए बनाया गया है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि इस वक्त मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, वो बदस्तूर सियासी एतबार से दहशत गर्दी की मुखालफत भी करती रही है, और जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है उसका हिस्सा भी है एक तरह से, और उसको सपोर्ट भी करती है। इसलिए मुताद्दिद बार जमीयत उलमा इस्लाम को थ्रेट भी किया गया और इस दफ़ा निशाना भी अनफॉर्चुनेटली बनाया गया। तो इस हवाले से 2 चीज़ें हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान समझती है कि हमें मौजूदा काबुल इंतज़ामिया, जिसको हुकूमत में आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, उन पे अपना दबाव बढ़ाया जाए और उनको ये यकीन दिलाया जाए कि इस किस्म की जो हरकत हैं वो उनकी सरजमीन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और ये दोहा अकॉर्ड की भी वायलेशन है, और काबुल इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ है कि इस तरह की किसी भी हमले को वो अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोके, और जो अनासिर इसमें मुलविस हैं
उनको करार वाकई सजा दी जाए। बिल्कुल हमारे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे और अपना तमाम तज्जिया इस सारे मामले पर पेश कर रहे थे। अब मैं जिक्र करूंगी कराची का इलाका गुलशन इकबाल, उसके निजी अस्पताल में जुड़वा बच्चों का मामला था। एक बच्चा गायब होने का ये इंकशाफ सामने आया था कुछ रोज़ पहले कि खातून के यहाँ 2 बच्चों की विलादत मुतवक्के थी और कई रिपोर्ट्स में न सिर्फ अस्पताल की जो लेबॉर्ट्री थी उसकी रिपोर्ट्स में भी 2 ही बच्चे जो हैं उनके होने की तस्दीक की गई थी और उसके अलावा एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री से भी जब टेस्ट करवाए गए तो उसमें भी यही पता चला कि खातून के यहाँ 2 बच्चे होने हैं। उसके बाद एक बच्चा गायब हुआ और अब अहले खाना ये कहते हैं कि कोई FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है अस्पताल के खिलाफ। तो अब ये मामला किस हद तक आगे बढ़ा है, सबसे पहले बात करेंगे हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार से। खुरम, एक तो ये मामला मैंने थोड़ा बताइएगा भी कि ये मामला क्या था और क्या अब तक कोई दादरसी हुई वालिदैन की, कोई FIR दर्ज हुई? जी देखिए, ये वाक़या 21 जुलाई को जो है हुआ था, जिसमें खातून को ऑपरेशन के बाद जो है वो एक बच्चा उनके जिसके बाद अहले खाना ने हॉस्पिटल में न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि पुलिस के पास भी एप्लीकेशन लेके पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारे से इस तरह का मामला हुआ है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के अंदर जो है जो बताई गई के बाद जो है उनको एक ही बच्चा उनके हवाले जिसके बाद दरख्वास्त वसूल की गई और पुलिस की जानिब से हॉस्पिटल जुलाने को किया गया। सारे मामला तो हॉस्पिटल में तय हुए लेकिन कोई चीज नतीजा फेज मामला सामने नहीं आए। बहरहाल उसके बाद SSP ईस्ट है वो भी उन्होंने भी इस मामले की तहकीकात की और खुद अहले खाना से भी मुलाकात की और हॉस्पिटल इंतजामिया को भी रास्ते में लिया, जिसके बाद उन्होंने उनका कहना था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसके बाद इसमें पुलिस के भी लोग शामिल होंगे। और ठीक है फरम, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया। इनके वालिद से भी हम जरा बात करते हैं। बच्चों के वालिद फराज सिद्दीकी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अभी जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि ये मामला आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्या ये भी खबर सामने आई थी कुछ सुलह हो गई है आपकी अस्पताल इंतजामिया से, इस पे कितनी तस्दीक करेंगे आप? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई सुलह की तरफ मामला नहीं गया है। इन्होंने मुझसे बहुत नेगोशिएट करने की कोशिश की है कि हम आपको हॉस्पिटल का बिल माफ करवा देते हैं, हम आपको जो है वो 10 लाख रुपए मुझे ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए दे देते हैं, हम आपको ये कर देते हैं। उल्टा इन्होंने जो है मेरे पे सेटलमेंट का जो है वो ब्लेम लगाया कि मैं इनसे सेटलमेंट कर रहा हूँ और मैंने इनसे 10 लाख रुपए डिमांड किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे किसी से कोई सेटलमेंट नहीं करना, कोई नेगोशिएट नहीं करना, किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात नहीं करने। मुझे बस मेरी एक डिमांड है कि मुझे नहीं करनी, कोई बात नहीं है। ये पुलिस से क्या मामला हुए आगे बढ़े, कोई FIR दर्ज हुई अब तक? पुलिस का कहना ये था कि जो है आपका ये जो केस है ये हॉस्पिटल का केस है, डॉक्टर का केस है, तो इसके अंदर जो है वो मेडिकल हेल्थ कमीशन इन्वॉल्व होगा, वो इंक्वायरी करेगा। आप उसको एप्लीकेशन दें मेडिकल हेल्थ कमीशन में जाके, तो वो लोग इन्वॉल्व होके इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट देंगे तो हम FIR काटने के लिए जो ना अहल होंगे। अभी हम डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल और किसी डॉक्टर्स के खिलाफ जो है FIR जो है वो नहीं काट सकते हैं। तो मैं मेडिकल हेल्थ कमीशन भी गया, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की और जो है उन्होंने बोला कि आपका ये वैसे केस जो हम एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं लेकिन ये केस जो है वो मिसिंग का केस है, पुलिस को जो है वो डायरेक्टली FIR काटनी चाहिए। इसके अंदर जो है वो मेडिकल हेल्थ कमीशन की नीड नहीं है। लेकिन जो है ना पुलिस ने FIR मिसिंग की ना हेल्थ कमीशन, अभी तक कोई FIR नहीं हुई। लेकिन फराज सिद्दीकी साहब, अस्पताल इंतजामिया का ये मौकफ है कि आप लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि 2 बच्चे थे, हालांकि बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में एक ही बच्चे की विलादत हुई है और वो बच्चा आपके हवाले किया गया। मैं इसके लिए जो है ना वो बिल्कुल इसकी तरदीद इसलिए करूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं इस वजह से कि 7 वीक से देखें इनका जो है मेरी वाइफ का जो है चेकअप शुरू हुआ इस हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ट्विंस बेबी डिक्लेयर किए हॉस्पिटल ने, ठीक है, और लास्ट डे तक के 20 जुलाई को जो है वो ऑपरेशन हुआ है। उससे कबल भी आप कह रहे हैं कि कई जो हैं वो अल्ट्रासाउंड हुए हैं, तो उसमें भी 2 ही बच्चे बताए गए। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, आप बच्चों के वालिद गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। भेड़िए बेनकाब, बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज।
बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।